जनादेश में शुरुआत तेलंगाना में विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जहां आज प्रचार का आखिरी दिन है। 119 सीटों पर 30 तारीख को मतदान होगा। उससे पहले आज सियासी दलों के लिए आखिरी मौका है जब वो जनसभा और रोड शो के जरिए पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार कर सके और उनके लिए वोट मांग सके। आज शाम के बाद उन्हें डोर टू डोर कैंपेन करने की छूट होगी। इससे पहले कल बीजेपी के पक्ष में कई रैलियां करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तेलंगाना को तबाह करने में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति समान रूप से भागीदार है। पीएम के अनुसार आदिवासी समुदाय और अनुसूचित जाति समुदाय को बीजेपी ही सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। तो तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी रहेगा। कांग्रेस की तरफ से आज चुनाव प्रचार में खुद सोनिया गांधी उतरेंगी। सोनिया गांधी पहली बार तेलंगाना में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। वह हैदराबाद में एक रोड शो करेंगी और इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोगों से वोट मांगेंगे। तो तेलंगाना विधानसभा में चुनाव में सोनिया गांधी चुनावी मैदान पर उतरेंगी चुनावी प्रचार के लिए, और बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े नेता जो हैं वो चुनावी प्रचार करेंगे। साथ ही पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देवरकोंडा में जनसभा करेंगे, जबकि उनकी दूसरी जनसभा नागार्जुन सागर में होगी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति वारंगल पश्चिम में एक रोड शो करने वाली हैं, और इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में 3 जनसभाएं करेंगे। तेलंगाना की केसीआर सरकार इस विधानसभा चुनाव में किसानों के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। बीआरएस सरकार पर विपक्षी दल किसानों के लिए बनाए गए धरणी पोर्टल के जरिए किसानों की ही जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीआरएस ने धरणी योजना को प्रगतिशील सुधार बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अक्टूबर 2020 में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य भूमि पंजीकरण से संबंधित मामलों में सुधार और शिकायतों का समाधान करना था। लेकिन तेलंगाना के किसान और उससे जुड़े संगठन कह रहे हैं कि धरणी पोर्टल के जरिए सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है और इस पोर्टल के बाद किसान कई योजनाओं से महरूम हो गए हैं। कोई भी चीज अगर सरकार से पूछें तो सरकार सिर्फ ये कह रहा है कि रैतु बंधु देने, इसलिए सरकार सबसे अच्छा किसानों के लिए हमारा सरकार है। तो हम ये नहीं मानते हैं और किसान भी बहुत तंग आ चुके हैं इससे। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है ये धरणी पोर्टल का। धरणी पोर्टल जो लेके आया था उसमें बहुत गड़बड़ चल रहा है। जो पहले असेंट भूमि था, जो जमीन था, जो गरीबों को मिलता था वो अपना दादा परदादा से आता था, उन लोग को अभी उन लोग का हाथ से वो जमीन छीन गया। जो बड़ा बड़ा लोगों भूस्वामी है, जो जमींदारी है, उन लोग का हाथ में चला गया। धरणी पोर्टल की शुरुआत के बाद से ही ये योजना विपक्षी दलों के निशाने पर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तारूढ़ बीआरएस किसानों की जमीन हथियाने के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही सत्ता में आने पर धरणी को खत्म करने का संकल्प जताया है। टीआरएस पार्टी नेताओं के लिए, केसीआर परिवार के लिए एक एटीएम बन गया। धरनी के नाम पर गरीबों का जमीन जो है लैंड से, उस लैंड को टीआरएस नेताओं ने कब्जा कर रहे, गलत नाम लिखाकर गरीबों के पेट के ऊपर मार रहे। हम पूरा हमारा सरकार आने के बाद पूरा इंक्वायरी करेंगे। देखिए धरनी पोर्टल में क्या चक्कर क्या है, ये जमीन हड़पना बीआरएस वाले को, बीआरएस वाले जमीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए जो है ना लफड़ा पैसे दो, सस्ता में लेगा इनका कॉन्ट्रैक्टर। 40,000 करोड़ का खेल है इसमें।
वहीं बीआरएस का कहना है कि धरनी पोर्टल से किसानों का अपनी जमीन पर नियंत्रण होगा। साथ ही नई प्रणाली के जरिए किसान अपने अंगूठे के निशान का उपयोग कर जमीन बेच या खरीद सकते हैं, जिससे बिचौलियों का सफाया हो रहा है। जिस प्रोजेक्ट से रैतु बंधु मिलता है 72 लाख फार्मर्स को तेलंगाना में, अब तक हम 72,000 करोड़ दे चुके हैं, सॉरी टू 65 लाख फार्मर्स। और जो यहाँ पे अनाज खरीदते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं होता है, पूरा लास्ट ग्रेन तक अनाज खरीदते। अनाज खरीदने के ठीक 5 दिन बाद फार्मर के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जाता है क्योंकि धरनी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि धरनी पोर्टल तेलंगाना में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। इससे बीआरएस पार्टी को नुकसान हो सकता है और ऑपोजिशन इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने में सफल रही है, क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर को देखें, उनकी सभाओं को देखें, तो हर चीज़ में वो धरनी का नाम लेते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो धरनी को हटा देगी, अगर धरनी निकल गई तो आपको रैतु बंधु नहीं मिलेगा, रैतु बीमा नहीं मिलेगा। बट वैसा नहीं है, क्योंकि रैतु बंधु और रैतु बीमा से धरनी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं। अब देखना होगा कि तेलंगाना में भूमि सुधार, जमीन पर मालिकाना हक और धरनी पोर्टल की सियासत विधानसभा चुनाव में क्या रंग दिखाती है। धरनी पोर्टल को लेकर के विपक्षी दल केसीआर सरकार पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि तेलंगाना में राजनीतिक ऊंट किस करवट बदलेगा। हालांकि इसका पता 3 दिसंबर को ही चल पाएगा। कैमरा सहयोगी केशव और कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, तेलंगाना। तो तेलंगाना जो चुनाव, विधानसभा चुनाव है वो 30 नवंबर को है और आज जो है चुनाव प्रचार का जो ये धुआंधार रैली और जनसभा का जो दौर था वो आज थम जाएगा। और इसी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं करीमनगर से, राजेश सुप्रभात। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जो भी ताकत झोंकी हुई थी और पहले हमने देखा है कि 4 विधानसभा चुनाव राज्यों में हो चुके हैं, अब तेलंगाना बचा है जो 30 नवंबर को होने वाला है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो है वो चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा। तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आज किस तरीके से जो पूरा दिन है वो रहने वाला है? देखिए, आज जो है हम कह सकते हैं भावना कि आज का दिन तेलंगाना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, इसलिए भी कि तमाम सियासी दलों ने तकरीबन 20-25 दिनों से जिस तरीके से लगातार धुआंधार रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, या फिर हेलीकॉप्टर के गिरने का जो सिलसिला था कि लगातार विभिन्न सियासी दलों के हेलीकॉप्टर जो थे वो मैदान में उतरते रहे, जनता से संवाद करते रहे और फिर वहाँ से उड़कर दूसरी जगह पर पहुँचते रहे। यह सिलसिला कहीं ना कहीं आज शाम 5 बजे थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और लोग जो हैं आज शाम से कल शाम तक हम कह सकते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन जो है वो प्रत्याशी चलाएंगे। और बड़े नेताओं की अगर बात करें तो बड़े नेता जो हैं कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर के ज़रिए प्रचार करने के लिए यहाँ पर उतरते रहे, चाहे वो बीआरएस की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें जी। और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिशों में लगातार जुटे रहे। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करीमनगर आए थे और उन्होंने करीमनगर की सभा को संबोधित करते हुए जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश की और अपने नए अनोखेपन के साथ उन्होंने जनता के साथ बातचीत की और कहा कि हमारा नमस्कार जो है वह आम लोगों तक आप पहुंचाएं। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान भी किया। केसीआर सरकार पर उन्होंने हमले भी बोले और कहीं ना कहीं यह उम्मीद जताई कि 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार तीसरी बार चुनकर आएगी। उससे पहले अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार चुनकर आ जाती है तो डबल इंजन की सरकार जो है वो तेलंगाना का मजबूत विकास करेगी। कल हमने ऑटो रिक्शा वालों से, फूल बेचने वालों से और आम छात्रों से बातचीत की थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक सरकार ऐसी चाहिए, एक सरकार ऐसी चुनकर आनी चाहिए जो सरकार कहीं ना कहीं जनता की सुने, गरीब लोगों की आवाज़ बन सके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास
भावना खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान 4 लोकसभा सांसद उनके चुनकर आए हैं, लिहाजा बीजेपी हर हाल में चाहती है कि विधानसभा में भी उनका परचम जो है वो लहराया जा सके। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया हैदराबाद में। वहीं बीआरएस जो है सत्ता बचाने की जद्दोजहद में मशक्कत कर रही है और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को एक बार फिर हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। बिल्कुल, और चुनावी प्रचार आज थम जाएगा तेलंगाना में और डोर टू डोर कैंपेनिंग चलेगी, लेकिन ऊंट की करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और बात करते हैं चुनाव आयोग की, जिसने तेलंगाना में चुनाव के बीच विज्ञापन देने पर कर्नाटक की सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार से तेलंगाना में ऐसे विज्ञापनों को तुरंत रोकने के आदेश भी दिए हैं। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना। आयोग ने कहा कि इस मामले में किसकी अनुमति से इस तरीके के विज्ञापन चुनाव वाले राज्य में प्रकाशित करवाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने जन प्रतिनिधित्व कानून और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि, जिस तरह से चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण